इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल आप सभी सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आरती और मैं अमित तेवतिया। बिल्कुल, और प्रोग्राम लेकर आए हैं आपके लिए किसान की बात, जिसमें होती है ऐसे विषयों के बारे में बातें जो आपके लिए बिल्कुल समसामयिक होती हैं और आप उन पे कार्य कर कर अपनी खेती को काफी आगे ले जा सकते हैं। तो आज भी हम बात करेंगे कैसे फल के बारे में जो रसीले भी होते हैं और अभी सीजन में काफी चल रहे हैं। बिल्कुल आरती, कार्यक्रम का उद्देश्य यही रहता है कि हमारे किसान भाई बहन जो समसामयिक कार्य कर रहे हैं, चाहे वो फसल की बात हो, फल सब्जियों की बात हो, ऐसी जानकारी उन तक पहुंचती रहे। यदि वो वैज्ञानिक सोच और अनुसंधान का लाभ उठा सकते हैं तो निश्चित ही जो कृषि को कहते हैं कि ये देश की रीढ़ है, वहीं अच्छा उत्पादन लेकर के अपने आर्थिक स्तर को भी सुधार सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे नाशपाती की तुड़ाई से विपणन तक एक समग्र दृष्टिकोण कि किस प्रकार से हम नाशपाती की तुड़ाई कर सकते हैं, कैसे इसका विपणन होना चाहिए, अच्छे से अच्छा इसको हम लंबे समय तक रख सकें, अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। और इस पर कार्यक्रम और रोचक और कहेंगे जानकारी से भरपूर हो जाता है जब हमारे साथ होते हैं विशेषज्ञ यानी कि वैज्ञानिक डॉक्टर राम आसरे, प्रधान वैज्ञानिक है हमारे साथ, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार। और हमारे सभी श्रोताओं को बता दें कि भाई नाशपाती के विषय में जो भी आप पूछना चाहते हैं, कोई आपका प्रश्न है, आपके बागों में इस समय जो है नाशपाती लगी हुई है और आप उसकी तुड़ाई कर रहे हैं या देख रहे हैं कि किस प्रकार से इसका भंडारण करें, मानो आप अभी बाजार में नहीं लेके जाना चाहते हैं, तो आरती उन्हें भी बता दें कि वो किस प्रकार से हमारे कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए शामिल होने के लिए बहुत अच्छा सा जरिया है आपके पास कि आप हमें फोन कॉल करें, ठीक है, और सीधे जुड़े हमारे डॉक्टर रामाश्री जी। आपको जो भी समस्या या फिर कुछ जानना चाहते हैं नाशपाती के बारे में, उसके बारे में आप जान सकते हैं। फोन नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का STD कोड, इसके बाद नंबर है 23421081। एक और फोन नंबर है 23421083। तो साथियों, जिन्होंने फोन नंबर नहीं नोट किया तो उम्मीद है कर लिया होगा। और अब हम चर्चा बढ़ाते हैं और आपके फोन कॉल्स का भी इंतजार रहेगा कि अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो जरूर फोन करें कार्यक्रम किसान की बात में। तो डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं सबसे पहले कि अगर हम नाशपाती की बात कर रहे हैं तो नाशपाती की तुड़ाई पे तो हम आएंगे ही डेफिनेटली, लेकिन नाशपाती कितने प्रकार की होती है, क्या इसमें भी वैरायटी होती है, प्लीज बताएं। जी, सबसे पहले आपने कहा कि एक समसामयिक विषय है और हमारे किसान भाई किस तरीके से अपने उत्पादन का अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं, उसका विपणन करके। हाँ, अगर विपणन तक ले जाना है उससे पहले आपको कई कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। और इस पे मैं आगे चर्चा शुरू करूं इससे पहले एक संक्षिप्त परिचय बताना चाहूँगा हमारे जो भी इसमें श्रोता जुड़े हुए हैं कि नाशपाती हमारा एक ऐसा फल है जो कि अधिक सर्दी चाहता है। तो हमारा संकेत ये है, इसकी खेती हमारे जो उत्तरी पहाड़ी इलाके हैं, खासकर हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड इत्यादि क्षेत्रों में की जाती है। लेकिन कुछ इसकी ऐसी प्रजातियां भी आ गई हैं जिनका उत्पादन हमारे जो भी शिवालिक क्षेत्र है, खासकर फूट हिल्स है, आपके पहाड़ों की तलहटी है, वहां में भी अभी सफलतापूर्वक किया जा रहा है। अब आपके सवाल पे मैं आता हूं, जो आपने यहाँ पे प्रश्न किया है कि इसकी कितनी तरह की नाशपाती होती, क्या आपका यहाँ पे एक इशारा है कि इसमें क्या विभिन्नता होती है इसके फलों में? निश्चित तौर पर आपका अगर नाशपाती को देखें, इस समय आपके आसपास जितने भी विक्रय केंद्र हैं, चाहे आपका खुदरा व्यापारी हो या जो हमारी सफल की दुकान है, जो वहाँ पे उनका आउटलेट है, वहाँ पे नाशपाती उपलब्ध है। और आप देख रहे होंगे कि इसमें एक ऐसी नाशपाती आती है जो जिसको हम कहते हैं पत्थरनक। पत्थर उसका जो है सख्त होती है, अपने उसका संरचना काफ़ी कड़ी होती है, सख्त होती है। अगर आप उसको अंदर से देखें तो उसमें एक ग्रिट होता है, एक सैंड पियर, इसलिए जैसे कहते हैं हम, बालू जैसी होती है उसके अंदर में जहाँ पे बीज प्रतिस्थापित होते हैं, जिसको हम पत्थर नक बोलते हैं। तो ये एक इसका बहुत बड़ा हिस्सा बाजार में आता है। और जब नाशपाती की शुरुआत हुई थी, प्रजातियों का अधिक विकास नहीं हुआ था,
हुआ था, तो इसी प्रजाति की खासकर हमारी पत्थर नख ही नाशपाती बाजार में अपनी प्रधानता रखती थी। लेकिन समय में बदलाव के साथ साथ कुछ ऐसी प्रजातियां भी आई जो कि अपने आप में पत्थर नख से फर्क है। फर्क का तात्पर्य है कि इतनी सख्त नहीं है, इनका जो आकार बड़ा है और फेयर शेप में है, लेकिन ये काफ़ी मुलायम होती हैं, खाने में काफ़ी इसमें इनकी सख्ती नहीं होती है, तो उनको हम बब्बू घोसा बोलते हैं या सॉफ्ट फेयर के नाम से भी जानते हैं। और इसकी तीसरी जो वर्गीकृत श्रेणी है या उसमें हम ऐसी एक जिसको नख भी बोलते हैं, छोटे आकार में होती है और ये पकने पे भी हरा रंग ही धारण की रहती है और अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ये मृदुल होती है, बहुत ही अधिक इसमें जूस होता है। अगर आप इसको दांत से काटें तो इसमें एक पिचकारी सी रस की निकलती है, कहीं कहीं आपके कपड़े या दूसरे कहीं चेहरे पे भी आ जाती है। तो ये इसका कैटेगरी है, इसकी श्रेणी है नख। तो ये कुछ एक हमारी यूँ कहें कि इसकी विभिन्न प्रकार की किस्में हैं या इनका वर्गीकरण है। हमारी जो नाशपाती है जिसको हम पेयर बोलते हैं, ये आपका इसका विवरण रहा जी। तो डॉक्टर साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी हमने नाशपाती के कितनी वैरायटी होती है, किस किस तरह की, तो ये जान लिया हमने। लेकिन जब बात तोड़ाई की आती है तो सबसे पहले हमारे किसान मित्र को क्या एक पहचान होनी चाहिए कि अब नाशपाती की तोड़ाई का समय आ गया है, किस तरह से वो पहचाने, और क्या इन सारी नाशपातियों की तोड़ाई एक ही तरह की होती है या इसमें विभिन्नता होती है? देखिए, तुड़ाई निश्चित तौर पर अगर आप सही समय पर नहीं करेंगे और सही तरीके से नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका जो कि गुणवत्ता है या उसका जो नुकसान होता है, उसमें सड़ाव की प्रक्रिया होती है, जो उसका छिलके का रंग है उसमें खरोच और बीमारी आने के कई इसमें चांसेस या प्रकार बढ़ जाते हैं। तो निश्चित तौर पर आपको सही समय की जानकारी होनी चाहिए कि हमें नाशपाती की तुड़ाई कब करें। तो खासकर आपका इसमें जो एक मिठास होती है जिसको हम एक TSS के रूप में एक मानक है जिसको हम नापते हैं उसमें, और ख़ासकर हमारी जो नाशपाती है जब इसमें टोटल सॉल्युबल सॉलिड या घुलनशील पदार्थ की मात्रा तकरीबन 10 के ऊपर पहुंच जाती है, 10 से 12 के आसपास हो जाती है। अगर हमारे किसान भाइयों के पास कोई ऐसे यंत्र नहीं होते जिससे कि उसका हम मापन कर सकें या उसका मेजरमेंट कर सकें, तो निश्चित तौर पर उनके जहन में ऐसी कई चीज़ें होती हैं, ऐसे कई इसमें अपने आप में लक्षण होते हैं फलों पे, जिसको देखकर हमारे किसान भाई जान जाते हैं कि ये जो है तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। खासकर जब तोड़ के इसको हम खाते हैं तो उसमें एक मिठास आ जाती है, तो इसकी स्वीकारता जो हमारे जो भोक्ता होते हैं उनको होती है, और खासकर उस समय तुड़ाई करने से इसमें आपका नुकसान कम से कम होता है और कीमत भी अच्छी मिलती है। अब दूसरा इसका जो बिंदु है आपने इसी से जुड़ा हुआ है, किस तरीके से तोड़ाई करें। निश्चित तौर पर आप किसी बांस की छड़ी या उसको हम हिला के या सीधे तोड़ के ज़मीन पे नहीं डालें, जिससे इसमें चोट आएगी, खरोच आएगी, और इसमें जब हम उसको बाज़ार में ले जाएंगे तो बहुत सी नाशपातियां हैं वो सड़ के आपका वजन कम कर देंगी, जो आपको कीमत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपके ट्राईपाल लैडर आते हैं, 3 टांग की एक सीढ़ी आती है, खासकर एक एल्युमिनियम की बनी होती है और ये काफ़ी प्रचलित है आजकल, और इसकी ऊंचाई आप एडजस्ट कर सकते हैं 12 से 14 फीट तक। तो इस एल्युमिनियम लैडर का, ट्राईपाड लैडर का प्रयोग करते हुए आप जो नाशपाती का वृक्ष होता है उसके 4 परिध में जाके आप देख सकते हैं कौन सा अच्छा फल है, हमें चुन के तोड़ना है, और उस पर एक हल्का सा ऊपर इसके प्लेटफॉर्म भी बना होता है जिसपे कम से कम आप 10 से लेके 20 किलोग्राम तक नाशपाती को टोकरी में रख सकते हैं। और जब ये टोकरी भर जाती है तो उसको सावधानी पूर्वक सीढ़ियों से उतर के जमीन में ले आते हैं और जहां भी आपका जिस स्थान पे रखना है वहां पे ले जाके उसको रख देते हैं। तो इस तरीके से आप बड़े अच्छे तरीके से सावधानी पूर्वक तोड़ेंगे। हाँ, एक यहाँ पे सावधानी आपको और बरतनी है कि जब तुड़ाई करें तो इसका जो डंठल होता है नाशपाती को उसके साथ तोड़ें, और अगर आप इसको झटके से तोड़ेंगे और डंठल पेड़ में रह जाएगा तो कहीं न कहीं जिसकी नाभि होती है जहाँ से इसका जुड़ाव होता है वहाँ पे इसमें घाव बनेगा, और जब वहाँ पे घाव बनेगा तो इसमें कहीं न कहीं आपका जो जीवाणु, विषाणु या फफूंदी हैं उनका प्रवेश द्वार बनता है जिससे कि ये सड़ने लगती हैं। तो इसके लिए आप एक कैंची का प्रयोग करें जिससे कि आप डंठल सहित इसको तोड़ें, और ट्राईपाड लैडर एल्युमिनियम की होती है जो सीढ़ी जिसको उसका प्रयोग करते हुए तुड़ाई करें।
करें तो निश्चित तौर पर आपका जो नुकसान होगा कम से कम होगा। आप सही चुनिंदा फलों को अच्छी तरीके से ऊपर से तोड़ के नीचे ला सकेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो बात रही कि हमें नाशपाती को तोड़ाई के समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, लेकिन जब बात आती है इसके श्रेणीकरण की कि जब अब कहीं भी हमें इसको बेचना है तो कई बार छोटी बड़ी नाशपाती यदि एक साथ ले जाएंगे तो उसका भाव वो नहीं मिलेगा जो किसान चाहता है। और हम चाहते भी हैं कि किसान भाइयों को नाशपाती से या किसी भी फल से अच्छी आमदनी हो। तो श्रेणीकरण के विषय में आप क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, जो श्रेणीकरण या उसे हम ग्रेडिंग भी कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक इसमें प्रक्रिया होती है, स्टेप्स होती है और इसको करना ही चाहिए। जी डॉक्टर साहब, करना चाहिए, कैसे करेंगे जरूर आपसे जानेंगे, लेकिन एक श्रोता बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। आजकल मार्केट में नाशपाती और अमरूद का जो अंदर का भाग होता है सेम होता है, तो क्या ये इसी परिवार या समाज से आते हैं? जी नाम बताएं अपना। थोड़ा बताने की कृपा करें। निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है। अमरूद है एक, इसका जो कुल है, वंश है, वो दूसरा है। और अमरूद को हम, जैसे कि मैंने पहले आपको इशारा किया, जैसे कि नाशपाती की खेती बड़े ठंडे इलाके में होती है और वहाँ इसको एक चिलिंग टेम्परेचर चाहिए होता है, शीतलता चाहिए होती है। लेकिन हमारा जो अमरूद होता है, जिसे हम गुआवा बोलते हैं, इसको हम कई पूरे भारतवर्ष में, खासकर जहाँ नाशपाती होती है वहाँ पे अमरूद नहीं उगा सकते हैं। तो एक कुल का ये वंशज नहीं है। और इसके अंदर जो बीज होते हैं अमरूद के और जो ग्रिट बनता है वो आपके नाशपाती से बिल्कुल फर्क होता है। और इसलिए आप इसमें विभिन्नता को समझें, ये एक जैसे नहीं होते, इनकी वंश अलग अलग हैं, इसकी प्रजातियां और समूह भी अलग अलग हैं। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जुड़े, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ मैम, नमस्ते। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी सर नमस्कार, नाम बताएं अपना। सर मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ, नोएडा दिल्ली से, एनसीआर से। जी पूछिए अपना प्रश्न। मैम डॉक्टर साहब से एक सवाल है मेरा कि हाइपोथायराइड बीमारी वाले क्या नाशपाती खा सकते हैं? खाएंगे फायदेमंद है या नहीं है, ये बताएंगे डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब। देखिए, एक आपका जो ये सवाल है, कहीं न कहीं हमारा एक क्लिनिकल एस्पेक्ट या जिसे कहते हैं जी, इसमें डॉक्टरी का जिसमें वजूद होता है, उससे कहीं न कहीं ये जुड़ा हुआ है। और हाइपोथायराइड का जहाँ तक सवाल है, उसमें आपके जो शरीर में इंसुलिन का कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस होता है, उसमें उसका संतुलन होता है। और हमारे पास ऐसी वर्गीकृत जानकारी तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमारा अंदाज है कि नाशपाती ऐसा फल है जिसको खाने से किसी को परहेज, खासकर इंसुलिन का जहाँ डिस्टर्बेंस होता है वहाँ इसको मनाही नहीं होती है। फिर भी आप किसी डाइटिशियन हैं, उनसे आप सलाह लें और इसका सेवन करने से पहले। जी डॉक्टर साहब, बात चल रही थी हमारी श्रेणीकरण के विषय में, आप ग्रेडिंग में बता रहे थे। हाँ, तो ग्रेडिंग श्रेणीकरण बहुत ही अहम एक स्टेप होता है, एक कदम होता है आपके फलों की देखभाल में, उनके प्रबंधन में। और श्रेणीकरण के कई फायदे हैं। एक तो आपका जब श्रेणीकरण नहीं करते हैं तो आपके सारे जो उत्पाद की कीमत एक बोली, एक जैसा भाव मिलता है। लेकिन अगर आप थोड़ा परिश्रम कर लें, अपने थोड़े एक प्रयास को इसमें लगा दें, उससे जो आपका 1 क्विंटल, मान लीजिए आप नाशपाती बेचते हैं बिना श्रेणीकृत किए हुए, और 1 क्विंटल जिसको दूसरा आपने श्रेणीकृत कर रखा है 3 वर्गों में, बड़े आकार के फल, मझोले आकार के फल और छोटे आकार के फल। तो इसको अगर आप सेम ही आपका एक ही उत्पाद है और उतने ही मात्रा में दूसरे फल श्रेणीकृत करके बेचेंगे, करीब करीब आपको 1.5 गुना कीमत मिलेगी वनस्पति की बिना वर्गीकृत किए, श्रेणीकृत किए हुए आपकी नाशपाती है। तो इसका ये फायदा होता है कि अगर आपने इसमें श्रेणीकरण कर लिया तो आपको पता होता है कि हमें अगर दिल्ली में ले जाना है तो ए श्रेणी का जो फल है उसको ले जाना है, अगर आपके जो स्थानीय बाजार में बेचना है तो वहाँ पे छोटे आकार के फलों की भी कहीं न कहीं मांग होती है। ऐसे कुछ उपभोक्ता होते हैं जिनकी क्रय शक्ति कुछ कम होती है या कुछ कम पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। यह कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे आपका पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पे नाशपाती का आकार अगर छोटा होता है तो उसको तवज्जो देते हैं, उसको पसंद करते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए अगर श्रेणीकरण करके आप फल को बेचते हैं, हाँ
श्रेणीकरण करते समय ये भी होता है कि बहुत से ऐसे फल होते हैं जिसमें खरोच लगी होती है, या आपने चिड़िया इत्यादि ने उसको नष्ट किया होता है, या जिसमें कुछ बीमारी या कीड़े इत्यादि का प्रकोप होता है, तो देन एंड देयर तुरंत उसको वहाँ से हटा देते हैं, जिससे कि जब भी आप उसको पैकेट में डालते हैं तो उसमें इन्फेक्शन ना लगाए। तो इसके कई एक फायदे हैं श्रेणीकरण करने के, और हमारे जितने भी दर्शक हैं उनसे ये निवेदन है, उनको सलाह है कि आप नाशपाती को जब भी बाजार में विपणन के लिए ले जाएं तो श्रेणीकरण करके ले जाएं। जी, और साथियों आपको बता दें आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात। नाशपाती पर आज चर्चा चल रही है और ये बात आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल आप तक पहुंचा रहे हैं एक संदेश। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है।
सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। पुनः स्वागत करते हैं आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में। और आज बात चल रही नाशपाती की तुड़ाई से लेकर उसकी जितनी भी मार्केटिंग प्रोसेस है, विपणन है, भंडारण है, सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल आरती, लेकिन अपने सभी श्रोताओं को हम भी ध्यान रखते हैं कि जो समय समय पर जानकारियां होती हैं उनको साझा करते हैं। तो आज नई दिल्ली के पूसा प्रांगण में कर्मचारी संकल्प सम्मेलन का जो आयोजन हुआ, जिसमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने क्या उद्बोधन दिया, आइए सुनवाते हैं अपने सभी श्रोताओं को। देखिए, ये जो कर्मचारी संकल्प सम्मेलन है, अब अगले साल इसको कर्मयोगी संकल्प सम्मेलन का नाम दिया जाएगा। हम भी कर्म योगी हैं और हम प्रधानमंत्री के लाल किले की प्राचीर से उद्बोधन के बाद हम भी संकल्प लें कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसको पूरी ताकत से इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे। कि हम उन चंद लोगों में से है जो मेहनत और ईमानदारी से काम करके भारत को बदलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। हमने बहुत काम किया है। पिछले साल से इस साल तक ही देखें तो कृषि में कई फसलों में उत्पादन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हमारे किसानों ने, जिनमें हमारा भी योगदान है। गेहूं में जो रिकॉर्ड बना, ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है। गेहूं में, चावल में, मक्का में, सोयाबीन में, यहां तक कि दालें भी हमने ज्यादा उत्पादित किया और इस साल 5% तेल का आयात हमको कम करना पड़ेगा। ये उपलब्धियां हैं हमारी। आईसीआर के मित्रों ने जो शोध और अनुसंधान की एक एक की चर्चा करने का वक्त नहीं है, औचित्य भी नहीं है, उसका फसल के उत्पादन बढ़ाने में उसका उपयोग हो रहा है। तो हमारी उपलब्धियां हैं ऐसी एक नहीं अनेकों। अब विकसित कृषि संकल्प अभियान अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि 2100 से ज्यादा वैज्ञानिकों की टीमें 60,000 से ज्यादा गांव गई और 1,33,34 लाख किसानों से सीधा संवाद स्थापित करके और उनको अलग अलग ढंग से गाइड करने की कोशिश की। और सीख के यह है कि शोध काय में करना है। हम 500 विषय शोध के निकले अलग अलग, जो किसान चाहता है कि शोध करो तो इसमें करो। और 300 विषय ऐसे निकले जिनमें किसानों ने ही इनोवेशन किया और वैज्ञानिक खुद आश्चर्यचकित रह गए। किसी ने लीची के ऊपर ग्लूकोज का लेप करके शेल्फ लाइफ बढ़ा दी। एक ने ऐसे अनेकों उदाहरण है। अब ये मैं मानता हूं कि आईसीआर और कृषि विभाग के इतिहास का सबसे बड़ा कार्यक्रम था जो इतने अंदर गांव में जाके हमने किया और एक देश, एक कृषि और एक टीम बनाने में हम सफल हुए। हम अनेकों काम कर रहे हैं, लेकिन करना और भी कई काम है मित्रों। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही लाल किले की प्राचीर से, सरकार फाइल में नहीं जनता की लाइफ में दिखना चाहिए। अब हम विकसित कृषि संकल्प अभियान करके आए तो सबसे बड़ी समस्या हमको मिली कि ये नकली पेस्टिसाइड, नकली दवाइयां, नकली खाद, नकली पेस्टिसाइड, खराब बीज, इससे बचा लो हमें। अब इसमें काम करने की जरूरत है। नकली कैसे बिकेगा? अपने सिस्टम को बनाएंगे राज्यों के साथ मिलके कि नकली बेचने वाले के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो जाए। इस बार स्ट्रिक्टली हमने तय किया कि किसी भी हालत में आईसीआर के कोई संस्थान हो या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जब तक 3 जगह डाल के देख के ये सिद्ध नहीं हो जाता कि इससे किसानों को कोई फायदा है, तब तक वो उत्पाद हम बेचने नहीं देंगे, उसको अधिकृत मानेंगे ही नहीं, वो अवैध हो जाएगा। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा सरकार लाइफ में दिखनी चाहिए, तो हम अपने अपने विभाग में, अपने अपने डिवीजन में लाइफ में दिखने के लिए कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो करना जरूरी है, योजना ठीक से इंप्लीमेंट करें और उसका 100% लाभ बिना परेशानी के, बिना लिए दिए, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, ड्रिप, स्प्रिंकलर, अलग अलग कई योजनाएं हमारी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसका बहुत लाभ मिल रहा है, लेकिन कहीं कोई गड़बड़ ना हो, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट पर गड़बड़ ना हो जाए। कई जगह शिकायत आ जाती है कि बीमा कंपनी
और नीचे अगर लोग मिल मिला गए तो जिसका नुकसान नहीं हुआ उसको क्लेम मिल गया और जिसका नुकसान हो गया वो रह गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है और हमने कई तरह की चीजें उसमें कर दी। अगर कोई बीमा कंपनी देर करती है क्लेम सेटल होने के बाद तो 12% ब्याज उसको और किसान को देना पड़ेगा। ये प्रावधान किया हमने प्रावधान किया कि राज्य सरकार भी अपना शेयर देने में देर लगाएगी तो 12% उसको भी ब्याज देना पड़ेगा, वो भी किसान के खाते में डाला जाएगा ताकि डिले ना हो। लेकिन लाइफ में दिखने का मतलब है हम चीजों को और कैसे बेहतर ढंग से करें। चुनौती हमारे सामने, दलहन मिशन, तिलहन मिशन, प्राकृतिक खेती, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जैसी अनेकों योजनाएं जिनको ढंग से उतारना है। रूरल डेवलपमेंट में नए रिकॉर्ड हम कैसे स्थापित करें, अलग अलग योजनाओं को ठीक इंप्लीमेंट करके, और ये सब करेंगे तो आपके सहयोग से ही कर पाएंगे। हम सब मिलकर ये सोचें, अपने अपने डिवीजन में जनता की जिंदगी में दिखे हमारी सरकार की योजनाएं, उसका लाभ, उसमें कहीं गैप्स है तो उसको हम कैसे खत्म करें और सीधे जनता को बेहतर लाभ पहुंचाने की कोशिश करें। लेकिन मुझे गर्व है ये कहते हुए कि कृषि विभाग ने जो तय किया कि नहीं, हमारे किसानों के हितों को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, हम बाजार अपना खोल नहीं सकते और इसलिए जो चीज नहीं आने देना वो नहीं आएगी भारत में। ये कृषि विभाग ने जो कहा वो सीधे प्रधानमंत्री जी ने उसको इंप्लीमेंट किया और कहा कि अपने किसानों के हित सुरक्षित रहेंगे, हमारे पशुपालकों के हित सुरक्षित रहेंगे, हमारे मछुआरों के हित सुरक्षित रहेंगे। ये साधारण घटना नहीं है, यह असाधारण घटना है। ये आज का भारत है जो आंखों में आंखें डाल के बात करता है, राष्ट्र हितों से कोई समझौता नहीं। वैसे वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं हम, सारी दुनिया एक परिवार है। लेकिन दूसरी बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही है वो ये कही है आत्मनिर्भर बनाना है भारत को, और उसके लिए दो चीजें मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक, आत्मनिर्भर बनाने में हम क्या सहयोग कर सकते हैं? क्या हम दालों में आत्मनिर्भर हो सकते हैं? क्या हम तेलों में आत्मनिर्भर हो सकते हैं? क्या हम कपास में आत्मनिर्भर हो सकते हैं? हमने विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत तय किया है कपास के लिए अलग रणनीति बनाएंगे, सोयाबीन के लिए अलग रणनीति बनाएंगे, दालों के लिए अलग हम रोड मैप बना रहे हैं। हम राज्यों के साथ मिलकर भी राज्यों का कृषि रोड मैप बनाने में सहयोग कर रहे हैं। हम कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भर कैसे हो और उसके लिए हमको जो करना पड़े, परिश्रम की पराकाष्ठा, प्रयत्नों की परिसीमा, उसके लिए हम जो कर सकते हैं अपने किसानों के साथ मिलकर, राज्य सरकारों के साथ मिलकर, वो करने में हम कोई कसर ना छोड़ें। मित्रों, अभी हम सुन रहे थे ये उद्बोधन कर्मचारी संकल्प सम्मेलन के विषय में जो कि हुआ पूसा में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से, और डॉक्टर राम आसरे हमारे साथ हैं। जी डॉक्टर साहब, और अब समय क्योंकि काफी कम है तो नाशपाती में अभी हमारे किसान मित्रों को क्या कुछ जरूरी चीजें करनी चाहिए? निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों से ये श्रोताओं से ये अनुरोध है कि आप नाशपाती की जो भी विपणन करें उसमें कुछ सावधानी रखें, खासकर समय पर उसकी तुड़ाई करें। तुड़ाई करते समय उसको अच्छी तरह से उपयोग यंत्रों का करते हुए तोड़ें, उसकी शरीरीकरण करें, अच्छी तरीके से पैकिंग करें। पैकिंग के साथ साथ उसका परिवहन और भंडारण, कभी कभी ऐसी भी जरूरत पड़ जाती है कि अगर आपको इसको स्टोर करना पड़े तो तकरीबन उसको आप 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर भंडारित कर सकते हैं। इन सभी बातों को अब ध्यान में रखते हुए नाशपाती का अगर आप विपणन करेंगे निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा और आपका जो प्रतिफल है खेती किसानी का मिलना चाहिए वो आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। जी बिल्कुल डॉक्टर राम आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी जानकारी कम समय में दी। धन्यवाद। तो साथियों, फिलहाल कार्यक्रम किसान की बात में उम्मीद है आपने बहुत कुछ जानकारी आज ले ही ली होगी। आपसे पुनः मुलाकात होगी। अभी फिलहाल आज के लिए मैं आरती और अमित लेते हैं अनुमति। आपसे नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।